नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बनता चला जा रहा है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा आज से 10 दिन 10-12 दिन पीछे के घटनाक्रम की तरफ चले जाइए। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा। दोस्तों, अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग बयान दिए। दोस्तों, उनमें से ऐसा कोई भी बयान नहीं था जिसको देखकर ये कहा जा सके कि ये बयान देश के खिलाफ दिया गया है। दोस्तों, सारे बयानों में लगभग राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री की नीतियों के ऊपर विश्लेषण किया। दोस्तों, एक बयान जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था राहुल गांधी का सिखों के ऊपर दिया गया बयान। दोस्तों, हालांकि उस बयान के ऊपर सफाई देते हुए राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट भी की और साथ के साथ वो बयान वापस से पोस्ट भी किया। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए कि वो सफाई देना चाह रहे थे कि मैंने जो कहा वो सिख धर्म की भावनाओं को भड़काने वाला बयान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हुए हैं तब से तरह तरह के प्रोपेगेंडा रच रही है कि किसी तरीके से ये चुनाव जीत लिए जाएं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या कर सकती है। दोस्तों, कई जगह तो राज्य सरकारों को गिरा गिरा कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार वहां पर बना ली। अब दोस्तों, टाइमलाइन को जरा समझिए। उधर राहुल गांधी के अमेरिका के बयान, इधर देश के अंदर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के बयानों के ऊपर देश में एक नेगेटिव माहौल बना देना। दोस्तों, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा के चुनावों में प्रचार ना कर सके या हरियाणा के चुनावों से राहुल गांधी को दूर रखा जा सके। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के जस्ट बाद ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छी तरह से पता है कि यदि हरियाणा के चुनाव हार गए तो आने वाले चुनावों में उनकी चुनावी राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि अभी अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस और भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अगर यदि कंपेयर की जाए, ये ठीक है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन कांग्रेस आज एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली 2 टर्म्स में सिंगल मैंडेट लेकर आई थी, इस बार बहुमत से 30-32 सीटें दूर रह गई। और दोस्तों, वही बीजेपी जो सत्ता के नशे में चूर होकर एक तरफा वैसे लिया करती थी, आज वही बीजेपी कमोबेश विपक्ष के आगे मजबूर दिखाई देती है। दोस्तों, अपने उसी गौरव को प्राप्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा का चुनाव सबसे बड़ा चैलेंज है। राहुल गांधी उनकी नजर में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में एक मैसेज दिया था, पूरी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई
और उसका परिणाम विपक्ष को देखने को मिल भी गया। ठीक वैसे ही जिस तरह से राहुल गांधी ने 2024 के बाद राजनीति के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल दिया है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है या भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा है कि राहुल गांधी इस हरियाणा के चुनाव से दूर रहें। उनको जितना दूर रखा जाएगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। और यदि राहुल गांधी आए भी तो सिर्फ अपने पिछले बयानों की सफाई देते हुए ही नजर आए। दोस्तों, यदि वो रैलियों में अपने बयानों की सफाई देते हुए नजर आएंगे तो फिर कांग्रेस के हक में किस तरह से प्रचार हो पाएगा? शायद भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा कांग्रेस के हरियाणा में दो गुट बने हुए हैं। चूंकि कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और हरियाणा में कम से कम 20-25 सीटों पर अपनी पकड़ रखती हैं। दोस्तों, यह चुनौती कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। दोस्तों, सियासी गलियारों से तो खबर यह भी आ रही है कि कुमारी शैलजा अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कैच किया है, वही भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं को पानी पी पी कर गालियां निकालती है, कुमारी शैलजा के फेवर में इस तरह से खड़ी हो गई है जैसे कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हो। दोस्तों, सुनिए किस तरह से मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सीएम कुमारी शैलजा के फेवर में बयान दे रहे हैं। दोस्तों, वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इसके ऊपर पलटवार किया है। जब दीपेंद्र हुड्डा से कुमारी शैलजा के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में हरियाणा में पूरी एकता है और सारे नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मिस्टर खड़गे ने भी यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए, हमारे घर की चिंता वो ना करें, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में भी बहुत सारी अंतर्कलह है। अब दोस्तों, एक समीकरण बहुत जबरदस्त रूप से समझने वाला है दोस्तों, वो ये कि कम से कम 18 से 20 लोग निर्दलीय हरियाणा के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा में जातीय समीकरण है और पिछली बार की तुलना की अगर हम बात करें तो जिन जातियों ने पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 32% तक वोट दिया था, इस बार के लोकसभा चुनावों में वही खिसक के 20% पर आ गया दोस्तों। और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में इस मुद्दे को लपक लिया, जिससे लोकसभा में जहां हरियाणा में 10 सीटें थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 5-5 सीटें बटकर रह गई। दोस्तों, बात यह भी है कि आज से 10 दिन पहले कांग्रेस हरियाणा के चुनावों में जिस तरह से मजबूत दिखाई दे रही थी, सियासी गलियारों की खबर यह भी है कि अब स्थिति वैसी नहीं है, बीजेपी धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है दोस्तों। यदि कांग्रेस का यही सुस्त और ढुलमुल रवैया रहा तो आने वाले चुनावी परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से हरियाणा के चुनावों में अभी तक निष्क्रिय हैं, इस कारणवश कांग्रेस पूरी तरह से डोमिनेट की मुद्रा में नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। याद रहे, राहुल गांधी ने हरियाणा में अभी तक एक भी रैली नहीं की है।
राहुल गांधी करनाल होकर लौट आए, लेकिन एक भी चुनावी रैली नहीं की है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी को ये घेरने की साजिश अब कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, फिलहाल माहौल भारतीय जनता पार्टी के उलट ही बना हुआ है, इसीलिए वो कुमारी शैलजा के मुद्दे को हथियार बनाना चाहती है और राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को उछालकर राहुल गांधी को डिफेंसिव मुद्रा में लाना चाहती है, ताकि राहुल गांधी सिर्फ अपना बचाव ही करें, कोई किसी तरीके की आक्रामक राजनीतिक रैली ना करे, जिस तरह से उन्होंने 2024 में जगह जगह घूमकर रैलियां की थी। दोस्तों, भाजपा का यह दांव कितना काम करेगा, अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी खबर पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, जो कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी सिंह। दोस्तों, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी कई बड़े लीडर्स ईडी और सीबीआई के केसेस में किस तरह से जेल गए। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह भी लगभग 3 महीने से ज्यादा जेल में रहे। दोस्तों, लेकिन आज ये सारे नेता जमानत पर बाहर है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर तो रह सकते थे, लेकिन किसी तरीके की कोई फाइल नहीं साइन कर सकते थे, ना ही सीएम ऑफिस जा सकते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। दोस्तों, खैर ये तो पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक रैली कर रहे थे। एक रैली के दौरान उन्होंने आरएसएस से 5 सवाल पूछे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। दोस्तों, पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी देश में पार्टियां तोड़ तोड़कर, सरकारें गिरा कर और उनके ऊपर ईडी सीबीआई के जो केस लगा रही है, उनको फंसा रही है, क्या ये सही है? दोस्तों, दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरह से कुछ नेताओं को भ्रष्ट कहते नहीं थकते थे, आज उन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोद में बिठा लिया है। दोस्तों, क्या यह सही है? अरविंद केजरीवाल का तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या आप आज की बीजेपी की कार्यप्रणाली से खुश हैं? अगर नहीं तो आपने बीजेपी को रोका क्यों नहीं, जबकि बीजेपी तो आरएसएस की कोख से निकली है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का चौथा सवाल, लोकसभा 2024 के चुनावों के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या यह सवाल, इस पर आप सहमत हैं? दोस्तों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ही यह पॉलिसी बनाई थी 75 साल की उम्र तक पहुंचने वाले नेता पार्टी से रिटायर हो जाएंगे। जिस तरह से अडवाणी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूरी, शांता कुमार और भी बड़े बड़े नेता जिनको पार्टी से रिटायर कर दिया गया, क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की एज के बाद रिटायर होंगे? इस पर अमित शाह का बड़ा बयान आया
कि यह नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं लागू होगा। दोस्तों, इस पर केजरीवाल ने यह सवाल पूछा कि क्या आरएसएस इस बात पर सहमत है। अब दोस्तों, ये थे अरविंद केजरीवाल के 5 सवाल जो कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, 2013 में विधानसभा चुनावों में 49 दिनों की सरकार, उसके बाद अगली सरकार बनी 67 सीट लेके फुल मैंडेट के साथ 5 साल सरकार चलाई। फिर अगला चुनाव हुआ 62 सीट्स लेके फुल मैंडेट के साथ फिर सरकार चलाई। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ 2 से 3 महीने लगभग रह गए हैं दोस्तों। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की छवि दिल्ली की जनता के बीच में है, उस तरह से तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या कांग्रेस के लिए भी वहां से जीत पाना मुश्किल है। दोस्तों, ये बात सबको माननी ही पड़ेगी कि दिल्ली में अगर कोई नेता आज की डेट में है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। लोकसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार 2 चुनाव 60 से ऊपर सीटें लेकर ही जीते हैं दोस्तों। उन्होंने जनता के मुद्दों को जिस तरह से उठाया है और जनता की समस्याओं को जिस तरह से देखा है पब्लिक, ये उसी का परिणाम है कि दोनों चुनावों में लगातार 60 से ऊपर सीटें लेकर आए। और दोस्तों, आज के ये जो उनके उठाए गए 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, आने वाले समय में ये आरएसएस को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह रास्ता दिखाया जाए। दोस्तों, ये बात गौर करने वाली है कि खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कई बार इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर चुके हैं दोस्तों, ये था हमारा वीडियो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के 5 सवालों के ऊपर दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।